नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो सोलर सिस्टम पर आधारित होगा। ब्रह्मांड पर सोलर सिस्टम से संबंधित या यूनिवर्स से संबंधित किस प्रकार के सवालों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उससे संबंधित हम लोग आज का सेशन लेकर के आए हुए हैं। और उम्मीद है कि परीक्षाओं में आपको इस सेशन से काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित कीजिए। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। और इस बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। दूसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, एलन संडेस के द्वारा दिया गया। तीसरा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशन थ्योरी। इस सिद्धांत को एलन गुथ के द्वारा दिया गया। चौथा सतत अवस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी। और इस सिद्धांत को थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी के द्वारा दिया गया। सोलर नेबुला सिद्धांत, सोलर नेबुला सिद्धांत। और इस सिद्धांत को जीपी कुरियर के द्वारा दिया गया। तो इसमें पहला बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर, दोलन या पल्सेटिंग सिद्धांत एलन संडेज, स्फीति सिद्धांत इन्फ्लेशन थ्योरी एलन गुथ, सतत अवस्था सिद्धांत स्टडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी, और सोलर नेबुला सिद्धांत जीपी कुरियर। इसका सही जवाब है पहला। ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, यानी किस प्रकार से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। और इन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। और इस बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। और 1967 में इस सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है वो रॉबर्ट वोगनोर के द्वारा की गई। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग या जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, हमें ये बताता है कि आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हमारी सभी गैलेक्सीज या हमारी सभी आकाशगंगाएं, और इन आकाशगंगाओं में जो भी मैटर है वो एक बिंदु के रूप में केंद्रित था। और इस बिंदु को पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से जाना गया। अचानक से इस बिंदु में विस्फोट होता है और इसी विस्फोट को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। विस्फोट के बाद में जो भी मैटर निकला, उसी मैटर से तारों का निर्माण हुआ। तारों ने गैलेक्सियों का निर्माण किया और इसके बाद में ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण किया। तो आपको ये सीखना है कि वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, और ये 5 जो थ्योरी है वो हमने अपने क्वेश्चन में भी शामिल की हुई है। लेकिन इनमें जो सबसे ऑथेंटिकेट थ्योरी है बिग बैंग से संबंधित वो है ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसको जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब इससे संबंधित अगर सवाल आपसे एक दो और रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है। तो बिग बैंग के अनुसार जो बिग बैंग की घटना हुई थी वो करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, और इसीलिए हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 13.7 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है? जो ब्रह्मांड है वो हमारा मैटर और एनर्जी से मिलकर के बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मांड वास्तव में गैलेक्सियों के समूह को ही कहा जाता है। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इज नोन एज द यूनिवर्स। नेक्स्ट सवाल, जो दूसरा सवाल है, लिखा है कि महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत कितना प्रामाणिक है या कितना प्रामाणिक नहीं है, और हमारे पास में वर्तमान में जो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं उनमें सबसे प्रामाणिक सिद्धांत तो है ही बिग बैंग। और इस बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा भी किया गया।
और स्टीफन हॉकिंग्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इस किताब में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग्स ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में अनुमानित गैलेक्सीज है 100 से 200 अरब, 200 से 300 अरब, 300 से 400 अरब, 400 से 500 अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे ब्रह्मांड में अनुमानित गैलेक्सी 100 से 200 अरब है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड गैलेक्सियों का अनंत समूह है। जैसे यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो गैलेक्सियों का समूह कहलाता है। गैलेक्सियों का समूह कहलाता है ब्रह्मांड। और हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। और अगर पूछा जाए और ब्रह्मांड पूछा जाए किससे मिलकर के बना है, तो हमारा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बना है। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना है। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना है। चूंकि ब्रह्मांड गैलेक्सियों का समूह है, जैसे तो गैलेक्सी की भी परिभाषा होती है। गैलेक्सी किन्हें कहते हैं, तो गैलेक्सी की परिभाषा आएगी कि तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। 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 और ऐसा माना जाता है कि एक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। अनुमानतः गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। 100 बिलियन स्टार, 100 अरब तारे होते हैं। अब जैसे अगर हम बोर्ड पर गैलेक्सी को ड्रा करना चाहें, तो हमारी गैलेक्सियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, ऐसे एक गैलेक्सी हमारी ये हो गई। इसी प्रकार से एक गैलेक्सी हमारी ये हो गई, एक गैलेक्सी ये हो गई। तो इस प्रकार से यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियां पाई जाती हैं, ऐसे गैलेक्सी। और इन सभी गैलेक्सियों में स्टार होते हैं। तो ये सभी गैलेक्सियां हैं, और इन सभी गैलेक्सियों में आप ऐसे स्टार देखेंगे। ये सारे के सारे स्टार है। गैलेक्सी की हर भुजा में आपको स्टार मिलेंगे। ये सारे के सारे स्टार हो गए आपके। तो ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कुछ ऐसा होगा। यूनिवर्स का मतलब है कि सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज का मतलब है कि तारों का पुंज। और हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, या हमारा जो तारा है वो जिस गैलेक्सी में स्थित है, मान लीजिए हमारा जो सौर मंडल है वो इस गैलेक्सी में स्थित है, तो इसी गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
नेक्स्ट सवाल है, किस खगोल विज्ञानी ने सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वारायमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर। इसका सही जवाब है वारायमिहिर। वारायमिहिर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। तो ये दोनों बातें एक साथ जिस विद्वान ने सबसे पहली बार बताई उस विद्वान का नाम है वारायमिहिर। वैसे पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाले विद्वान का नाम है अरस्तु। लेकिन वारायमिहिर ने केवल यही नहीं बताया कि पृथ्वी गोल है, बल्कि ये भी बताया कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड यानी इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। और सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड का मतलब है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सबसे पहले आप जियोसेंट्रिक थ्योरी को समझें कि जियोसेंट्रिक थ्योरी के वैसे इस सवाल का सही जवाब है कोपरनिकस। यानी कोपरनिकस पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी के स्थान पर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। और आइए समझते हैं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। देखिए, जब स्पेस के अध्ययन की शुरुआत हुई और स्पेस के अध्ययन की शुरुआत का जो श्रेय है वो काफ़ी हद तक क्लॉडियस टॉलमी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्लॉडियस टॉलमी पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ये बात सबसे पहले क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा कही गई। लेकिन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने एक किताब जिसका नाम है लिटिल कॉमेंटेटरी, इस किताब में कोपरनिकस ने जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का अर्थ होता है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि वर्तमान समय में सही भी है। हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं, मसलन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जितने एस्ट्रॉयड वगैरह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। कॉमेट, धूमकेतु, ये सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन वास्तव में जो स्पेस के अध्ययन की शुरुआत है वो इस तथ्य से नहीं हुई, बल्कि इसके अपोजिट तथ्य से हुई कि सूर्य लगभग स्थिर है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या कभी भी सही नहीं रहा। तो इसी को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो जो हेलियोसेंट्रिक अप्रोच है इसको कोपरनिकस के द्वारा दिया गया और जो जियोसेंट्रिक अप्रोच है उसको क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया। तो जियोसेंट्रिक जो अप्रोच है उसको क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको सीखनी है जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक अप्रोच में। अगला जो सवाल है, पृथ्वी को गोलाकार सबसे पहले किसने बताया? इसका सही जवाब है अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया। नेक्स्ट सवाल है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला गैलीलियो आप जानते हैं कि दूरबीन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं और दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम है गैलीलियो। दूसरा इसमें सवाल है, दूसरा ऑप्शन है
कोपरनिकस, अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अप्रोच के स्थान पर जियोसेंट्रिक अप्रोच दिया। तो कोपरनिकस ने ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं, बी का 1। क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अप्रोच दिया और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य नहीं। और एडविन पी हब्बल, जिन्होंने रेडशिफ्ट के आधार पर ये बताया कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। तो एडविन पी हब्बल ने ये बताया। तो इसमें हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन। देखिए इसमें गैलीलियो आप जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, और जब दूरबीन का आविष्कार हो गया तो ब्रह्मांड के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, एक नई दशा मिली, और ब्रह्मांड के बारे में नित नई जानकारियां हमारे और आपके सामने आने लगी। और आज भी नई जानकारियां आ रही हैं। जैसे नासा का आपने जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप सुना होगा, और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारियां हमें देता रहता है। तो जो टेलीस्कोप की खोज है वो एडविन गैलीलियो के द्वारा की गई थी 1610 ईस्वी के आसपास। और साथ ही साथ गैलीलियो के बारे में ये भी पूछा जाता है कि बृहस्पति ग्रह को दूरबीन से सबसे पहली बार किसने देखा? गैलीलियो। और गैलीलियो ने ही बृहस्पति के कुछ उपग्रहों की भी खोज की थी, उनको हम आगे सीखेंगे। इसके बाद में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अप्रोच दी, ठीक है। क्लॉडियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अप्रोच दी। एडविन पी हब्बल के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब से बिग बैंग की घटना हुई है, ठीक है, जब से बिग बैंग की घटना हुई है तब से लेकर के अब तक जैसे 2 थ्योरीज हैं। और जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और धीरे धीरे ब्रह्मांड सिकुड़ते एक बिंदु के रूप में रह जाएगा, जिसे बिग क्रंच के नाम से जाना जाएगा। वहीं एक ऐसा दूसरा वर्ग भी है जिसका मानना ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य है कि गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है, और न केवल गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है बल्कि जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। मसलन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बढ़ रही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो ये बात जो है एडविन पी हब्बल ने बताई थी, और एडविन पी हब्बल ने यह बात रेडशिफ्ट के आधार पर बताई। रेडशिफ्ट क्या है? तो रेडशिफ्ट घटना के माध्यम से या रेडशिफ्ट के माध्यम से आमतौर पर हम जो है तारों गैलेक्सियों के बीच की दूरी का आकलन वगैरह करते हैं। और एडविन पी हब्बल ने क्या किया कि सूर्य सहित विभिन्न तारों से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम खींचा, और उस स्पेक्ट्रम में इन्होंने ये देखा कि यह स्पेक्ट्रम लाल रंग की तरफ मुड़ा हुआ है। चूँकि दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। आप ये जानते हैं जो दृश्य प्रकाश है जिसे हम विबग्योर कहते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इनमें से वायलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड रंग जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि एडविन पी हब्बल ने तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट की घटना देखी, अर्थात वो स्पेक्ट्रम लाल रंग की तरफ मुड़ा, रेड रंग की तरफ मुड़ा। और चूँकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है तो फिर एडविन पी हब्बल ने डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से ये बताया कि हमारे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, ना कि हमारे ब्रह्मांड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक बलून लीजिए, ठीक, ऐसे गुब्बारा लीजिए, बलून लीजिए, और इस बलून में आप ऐसे कुछ ब्लैक डॉट्स कर दीजिए। इस बलून में आप कुछ ऐसे ब्लैक डॉट्स कर दीजिए, बलून में आप ऐसे ब्लैक डॉट्स, और
जैसे जैसे इस बलून में आप हवा भरेंगे, जैसे जैसे आप इस बलून में हवा भरेंगे तो जो गुब्बारा है वो फैलेगा, और जैसे गुब्बारा फैलेगा तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जिस बलून में आपने डॉट्स बनाए हुए हैं, ये बिंदु एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा ही हाल हमारी गैलेक्सी के साथ में भी हो रहा है, यानी सॉरी हमारे ब्रह्मांड के साथ में हो रहा है। यानी ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। और कैसे दूर जा रही है? जैसे गुब्बारे में डॉट्स बनाने के बाद में अगर गुब्बारे में हम हवा भरें तो वो डॉट्स जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे जो है बेटा ब्रह्मांड में गैलेक्सियां भी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी। तो इसमें जैसे कभी पूछा जाए यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी, तो भी इसका सही जवाब होगा एडविन पी हब्बल। यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक खगोलीय एकक दूरी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, बृहस्पति और सूर्य के बीच, प्लूटो और सूर्य के बीच। इसका सही जवाब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। और एक खगोलीय एकक होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। एक खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक AU बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो एक खगोलीय एकक 14.96 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका सही जवाब है रोमर। स्टैटिक सवाल है ये। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने नापा था प्रकाश का वेग। अगला सवाल, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा, जॉन गाले के द्वारा। तो चूँकि टेलीस्कोप का जो आविष्कार है, ये टेलीस्कोप की जो खोज है वो गैलीलियो ने की, और इसलिए आकाशगंगा को सबसे पहली बार देखा गया गैलीलियो के द्वारा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, ये आप जानते हैं। और विलियम हर्शेल ने जिस समय पर हम लोग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या जियोसेंट्रिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी पढ़ी क्लॉडियस टॉल्मी के बारे में। फिर क्लॉडियस टॉल्मी के बाद में हमने कोपरनिकस को पढ़ा जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद में हम लोग विलियम हर्शेल को पढ़ते हैं। और विलियम हर्शेल ने ये बताया था कि हमारा जो सौर मंडल है वो गैलेक्सी का एक अंश मात्र है। तो विलियम हर्शेल ने बताया था कि हमारा जो सौर मंडल है, जैसे सपोज दैट ये गैलेक्सी है, ठीक है, ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, सपोज दैट ये गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी का केंद्र है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तारे पाए जाते हैं।
तो सपोज दैट ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है, और आप देख रहे हैं कि हर गैलेक्सी में एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है जिसे बल्ज कहा जाता है। तो हर गैलेक्सी का एक सेंटर है जिसे बल्ज कहा जाता है। तो मान लीजिए ये गैलेक्सी का केंद्र है, ये गैलेक्सी का केंद्र है, और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। तो सपोज दैट ये ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, और यही ब्लैक होल सूर्यों के गति करने के लिए तारों की गति करने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। ठीक है, तो विलियम हर्शेल ने, जैसे हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है, मतलब हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। तो ये जो गैलेक्सी है इसको आकाशगंगा भी कहते हैं, आकाशगंगा। और मिल्की वे या इसी को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, और इसी आकाशगंगा को मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी का भाग है उस गैलेक्सी को आकाशगंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और सपोज दैट कि यहाँ पर हमारा ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो गैलेक्सी की जो दूसरी घूर्णनशील भुजा है या मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। तो जैसे हम लोग जब स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में खोज नहीं की गई थी, तो जो विद्वान है वो सौर मंडल को ही यूनिवर्स समझते थे कि जितना हमारा सोलर सिस्टम है वही यूनिवर्स है। और यही बात आपने कोपरनिकस के बारे में पढ़ी, यही बात आपने क्लॉडियस टॉलमी के बारे में पढ़ी, क्योंकि क्लॉडियस टॉलमी और कोपरनिकस, ठीक है, इतनों को ही ब्रह्मांड मानते थे। लेकिन विलियम हर्शेल ने ये सबसे पहली बार बताया कि वास्तव में जो हमारा सौर मंडल है वो गैलेक्सी का एक अंश मात्र है। ठीक है, और फिर इसके बाद में एडविन पी हबल ने आगे चल करके ये बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें केवल एक गैलेक्सी नहीं पाई जाती है, बल्कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां पाई जाती हैं। और अभी आपने पढ़ा कि ब्रह्मांड में अनुमानित गैलेक्सियों की संख्या लगभग 100 से 200 अरब है। तो इस प्रकार से विलियम हर्शेल का ये योगदान रहा। और विलियम हर्शेल के बारे में और भी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह आप पढ़ोगे बेटा, तो कार्ल रिटर, विलियम हर्शेल या न्यूटन जैसे लोगों ने इंफ्रारेड की खोज की, अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज की, दृश्य विकिरण की खोज की। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक्स किरणों की खोज रोंजन के द्वारा की गई। तो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो कंपोनेंट हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, जैसे इसमें गामा किरणें आती हैं, एक्स किरणें आती है, इसी में आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, इसी में आपका दृश्य विकिरण आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, रेडियो तरंगें आती हैं। तो इनकी खोज जो है इन्हीं विद्वानों के द्वारा की गई। उनमें हम लोग रोंजन को पढ़ेंगे, और उनमें हम लोग मैकरोनी को पढ़ेंगे जिन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की। इस प्रकार से जॉन गैले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि अरुण और वरुण, ठीक है, अरुण ग्रह की जो खोज है वो जॉन गैले और विलियम हर्शेल इत्यादि वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। तो नेक्स्ट सवाल आइए देखें। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन। हमारी जो
हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है या हमारी जो मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी में कुछ तारे बड़े सुंदर रूप से व्यवस्थित रहते हैं, सुंदर सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इन्हीं को नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे आप सभी ने सप्तऋषि तारामंडल का नाम सुना होगा, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। तो जो सप्तऋषि तारामंडल है, जैसे अर्सा मेजर ग्रेट बियर, अर्सा मेजर ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। और इस सप्तऋषि तारामंडल में जो तारे हैं वो लगभग क्वेश्चन मार्क के आकार के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो मतलब जैसे एक दो एग्जाम्पल, तारामंडल क्या है, परिभाषा क्या है तारामंडल की, कि हमारी गैलेक्सी में कुछ तारों के समूह सुंदर सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन्हीं तारों के समूह को नक्षत्र के नाम से जाना जाता है या इन्हीं को तारामंडल के नाम से जाना जाता है। और जो तारामंडल है हमारी गैलेक्सी में, उनकी संख्या 88 है, यानी कुल नक्षत्रों की संख्या या कुल तारामंडलों की संख्या हमारी गैलेक्सी में 88 है। और ऐसे 88 तारामंडलों में से, जैसे जो फेमस तारामंडल हम लोग बचपन से ही सुनते चले जाते हैं, और वो तारामंडल है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल में जो तारे हैं वो लगभग क्वेश्चन मार्क की तरह लगे हैं। अगर आप इन तारों के समूह को देखें तो ये जो तारे हैं आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन मार्क के रूप में व्यवस्थित है। तो ऐसे ही जो तारों के सुंदर सुंदर व्यवस्थित समूह हैं, उन्हीं को ही तारामंडल के नाम से जाना जाता है। और इन तारामंडलों में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सेंटोरस, सबसे बड़े तारामंडल का नाम है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। और इसमें कुल तारों की संख्या लगभग 94 है। और इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्पल तारामंडल के, जैसे सिग्नस हो गया, हाइड्रा, हरकुलीज, ये जितने भी नाम हैं वो सब तारामंडलों के नाम हैं, सिग्नस, हाइड्रा, हरकुलीज। और इसके बाद में अभी हमने आपको बताया सप्तऋषि तारामंडल। और इसी सप्तऋषि तारामंडल का एक सदस्य है जिसे हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा, पोलैरिस या पोल स्टार इसको बोला जाता है, ध्रुव तारा या पोलैरिस या पोल स्टार। और ये जो ध्रुव तारा है जो हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर, यदि आप नॉर्थ पोल पर है और नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर आप देखो तो 431 प्रकाश वर्ष नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर 431 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक तारा हमको अधिक दिखाई देगा। और ये तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देता है और इस तारे को ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। दिशाओं की जानकारी में इस ध्रुव तारे का यूज किया जाता है। जैसे ध्रुव तारे को देख करके हम दिशा का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग सूर्य को देख करके दिशा बता देते हैं, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है या जो है सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा से होता है। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हम लोग पढ़ते हैं, उन 4 मुख्य दिशाओं में से यदि एक भी दिशा हमको पता चल जाए तो हम उसी की सहायता से बाकी जो 3 अन्य दिशाएं हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कल्पना करिए कि जैसे सपोज दैट
आप रेगिस्तान में है और अमावस्या की रात है, घनी काली अंधेरी रात है, आसमान पर सूर्य भी नहीं है, आसमान पर चंद्रमा भी नहीं है, आप रेगिस्तान में हैं और आप रास्ता भटक गए, आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी पूर्व दिशा है, कौन सी पश्चिम दिशा है, कौन सी उत्तर दिशा है, कौन सी दक्षिण दिशा है। तो इस प्रकार जो है बेटा परिस्थितियों में आपके पास दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो टूल आप यूज कर सकते हैं, उस टूल का नाम है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा एक प्रकार से हमें दिशाओं के बारे में भी जानकारी देता है, क्योंकि ये ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देता है। और यह ध्रुव तारा नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है। आप कैसे कह सकते हैं कि ध्रुव तारा के द्वारा जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वो हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर, ध्रुव तारा के द्वारा जो प्रकाश का पुंज निकलता है या प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक नॉर्थ पोल के ऊपर 431 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है यह ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा किस कॉन्स्टलेशन का सदस्य है? यह ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल का सदस्य है। और इन्हीं कॉन्स्टलेशन में, इन्हीं 88 तारा मंडलों में से हम जो है 12 को राशियां कहते हैं। जैसे राशियों की संख्या पूछी जाए आपसे कितनी होती है, तो राशियों की संख्या 12 होती है। कर्क राशि, धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि। तो ये जो राशियां होती है ये भी एक प्रकार से कॉन्स्टलेशन ही होती है। और इनमें भी जो तारों के समूह होते हैं वो सुंदर सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे 12 राशियां हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो जितनी राशियां हैं उतने ही महीने होते हैं और एक साल को हम 12 महीनों में डिवाइड करते हैं। और 12 महीने में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक रिवॉल्यूशन पूरा भी करती है। इन्हीं कॉन्स्टलेशन में आप नक्षत्र भी पढ़ते हैं और नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। 27 और कहाँ पर यूज होगा, 27 और कहाँ पर यूज होगा? हमारा जो उपग्रह नेचुरल जो सैटेलाइट चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 27 नक्षत्र है या 12 जो राशियां हैं उनका भी हमारे खगोलकी के साथ में संबंध है, एस्ट्रोनॉमी के साथ में उनका भी संबंध है। और इसलिए जो है आप लोगों को या आम इंसानों को नक्षत्रों के द्वारा जो है कभी कभी डराया धमकाया जाता है कि आपके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, आपके नक्षत्र नहीं सही काम कर रहे हैं, और अगर आप इस प्रकार के कामों को करेंगे तो आपके ग्रह सही हो जाएंगे, आपके नक्षत्र सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो है एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। लेकिन हाँ, जो एक प्रकार से एस्ट्रोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी का ही एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन आपसे परीक्षाओं में जो सवाल हैं वो एस्ट्रोलॉजी के नहीं पूछे जाएंगे, आपसे परीक्षाओं में सवाल एस्ट्रोनॉमी के ही पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसमें जैसे गैलेक्सी वगैरह आप जानते हैं, सौरमंडल जानते हैं, नक्षत्र, इसमें ये जो चौथा है एंड्रोमेडा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एंड्रोमेडा क्या है? तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, हमारी गैलेक्सी की जो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है उसी को एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी, जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियाँ पाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, ठीक है, हमारी ये गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, तो कोई ना कोई गैलेक्सी तो ऐसी होगी जो हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी होगी। तो मान लो ये मंदाकिनी है, हमारी अपनी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो फिर ये जो गैलेक्सी हो जाएगी ये हो जाएगी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी। नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्मांड वर्ष की अवधि कितनी होती है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। कॉस्मोस ईयर इसको बोला जाता है, ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर। ब्रह्मांड वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 2.5 करोड़ वर्ष, नहीं सॉरी, इसका सही जवाब 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। देखिए समझिए कॉस्मोस ईयर क्या है। कॉस्मोस ईयर क्या है? तो कॉस्मोस ईयर क्या है आप बताएंगे कि सूर्य जितने समय में गैलेक्टिक सेंटर की सूर्य जितने समय में गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करता है, जितने समय में गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करता है, सूर्य जितने समय में गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करता है, उसी अवधि को कहा जाता है कॉस्मोस ईयर, और ये अवधि है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी गैलेक्सी, ठीक है, सपोज दैट ये हमारी गैलेक्सी है, और ठीक है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी का जो आकार है वो सर्पिल आकार है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी की बीच वाली भुजा में है, जिसे मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा कहते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, ये तारा है, ये हमारा तारा सूर्य है। ऐसे गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे तारे होंगे, ठीक है, क्योंकि गैलेक्सी जो है तारों का समूह होती है, और ये गैलेक्सी का केंद्र है। जैसे कुछ चीज़ें आप गैलेक्सी के बारे में जान लीजिए। एक तो आपने परिभाषा सीख ली, गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसकी बहुत आसान है कि बेसिकली जो तारों का समूह होता है उसी को ही गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और रही बात गैलेक्सी के शेप की, तो अब तक जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें ये पता चला है कि गैलेक्सी का जो आकार है वो कई प्रकार का हो सकता है। यानी गैलेक्सी हमारी इर्रेगुलर शेप की भी हो सकती है, गैलेक्सी हमारी ऑब्लोंग भी हो सकती है, गैलेक्सी हमारी स्पाइरल भी हो सकती है, सर्पिलाकार भी हो सकती है, और गैलेक्सी का कोई भी आकार हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक कार्टव्हील गैलेक्सी की खोज की है। और कार्टव्हील गैलेक्सी का मतलब है कि अगर आप इस गैलेक्सी को देखें तो जैसे जो कार्टव्हील होता है बैलगाड़ी का पहिया, इस प्रकार से इस गैलेक्सी का आकार है। ठीक है, तो इसलिए इस गैलेक्सी का नाम पड़ गया कार्टव्हील गैलेक्सी। लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का मतलब जिस गैलेक्सी का हमारा तारा सूर्य है, या जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है, अगर उसका आकार पूछा जाए तो आप इसका आकार बताएंगे स्पाइरल। हमारी जो गैलेक्सी का आकार है इसका आकार है स्पाइरल। यानी कैसा आकार है हमारी गैलेक्सी का? स्पाइरल आकार है। और आप ये भी जानते हैं कि गैलेक्सी के केंद्र में कम से कम एक ब्लैक होल पाया जाता है। गैलेक्सी के केंद्र में कम से कम एक ब्लैक होल पाया जाता है। कोई भी गैलेक्सी हो, हर गैलेक्सी के केंद्र में। और गैलेक्सी का केंद्र क्या है? जहाँ गैलेक्सी के जिस पार्ट में तारों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वही गैलेक्सी का पार्ट होता है। गैलेक्सी में केंद्र होता है, गैलेक्सी में भुजाएं होती हैं, और भुजाओं में भी तारे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी कुछ इस प्रकार से हमारी अपनी गैलेक्सी का शेप है।
तो हमारी गैलेक्सी में अगर आपसे भुजाएं पूछी जाए कि इनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, कहीं से भी आप काउंट करेंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो हमारी गैलेक्सी में जो भुजाओं की संख्या है 3 है। 3 रोटेटिंग आर्म्स है, इसको बाहरी घूर्णनशील भुजा बोलते हैं, बाहरी घूर्णनशील भुजा, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। और ये रहा हमारा आप गैलेक्सी का केंद्र, और गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज के नाम से भी जाना जाता है, या गैलेक्सी के केंद्र को गैलेक्टिक सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। और गैलेक्टिक सेंटर में कम से कम एक ब्लैक होल तो होता ही होता है, एक से ज़्यादा ब्लैक होल भी हो सकते हैं। हम आगे चल करके ब्लैक होल भी पढ़ेंगे, और कभी न कभी हम लोगों ने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होता है कि ब्लैक होल वास्तव में ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अधिक डेंसिटी के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने पास से किसी भी ऑब्जेक्ट को गुजरने नहीं देते हैं, और यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी अपने में समाहित कर लेते हैं, और प्रकाश भी इनसे बच करके निकल नहीं पाता। जबकि प्रकाश की स्पीड 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की स्पीड होती है। इतनी स्पीड के साथ में जब प्रकाश जाता है तो वो जब प्रकाश जो है ब्लैक होल से नहीं बच सकता है, और ब्लैक होल उस प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लैक होल है, जो एक प्रकार का ब्रह्मांडीय पिंड है, वो उस ब्लैक होल में कितना ज़्यादा ग्रेविटेशन होगा। और गैलेक्सियों में जो ब्लैक होल होता है, यही तारों के मूवमेंट के जो है या तारों के संचलन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम में सीखते हैं, कि मान लीजिए ये सूर्य है। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम में सीखते हैं, सपोज दैट ये सन है, और ठीक है, सन का जो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है या शुक्र है, यानी ये जितने भी प्लैनेट हैं, वो सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि हमारे सौर मंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, और अधिक द्रव्यमान के कारण सूर्य इन पर एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है, जो है गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय सन अपॉन प्लैनेट कॉजेज द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो ये सूर्य के द्वारा इन ग्रहों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल डाला जाता है, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावाधीन ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य इन ग्रहों पर एक गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से जो गैलेक्टिक सेंटर है, गैलेक्टिक सेंटर में जो ब्लैक होल है, वो ब्लैक होल भी तो इन तारों के ऊपर एक प्रकार का अट्रैक्शन बल डाल रहा है, और इसी अट्रैक्शन बल के कारण ये जो तारे हैं वो क्या करते हैं, गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आए। अगर ये पूछा जाए कि जो तारे हैं वो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा क्यों करते हैं, तो आप इसका कारण बताएंगे कि गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा क्यों करते हैं। तो आप इसका कारण बताएंगे कि गैलेक्सी के केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर में जो ब्लैक होल पाया जाता है, वो ब्लैक होल जो कि एक प्रकार का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, वो ब्लैक होल इन तारों के ऊपर एक प्रकार का फोर्स एग्जर्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो जो तारे हैं वो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि हर तारा गैलेक्सी का हर तारा गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा जरूर करता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी गैलेक्सियाँ इस तरह,
गैलेक्सियां भी लगातार रूप से मूवमेंट कर रही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है और इस मंदाकिनी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, तो 100 अरब तारों में से एक तारा तो सूर्य भी होगा और ये सूर्य भी तो अन्य तारों की तरह गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा लगाता होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल, सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के अन्य 100 अरब तारों की तरह गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है 25 करोड़ वर्ष, ये एक प्रकार की अनुमानित वैल्यू है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सूर्य 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितनी स्पीड, 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। और गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए उसे 25 करोड़ 22 से 25 करोड़ साल का समय लग जाता है। अगर आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर सेकेंड है और उसके द्वारा दूरी को तय करने में टाइम लिया जाता है 25 करोड़ वर्ष। तो दूरी बताइए कि दूरी कितनी है। आप शायद उस दूरी को उंगलियों में नहीं गिन पाएंगे, आप उस दूरी की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे जितनी दूरी जो सूर्य तय करता है इस स्पीड के साथ में 25 करोड़ सालों में। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई गैलेक्सी कितनी बड़ी होती होगी, किसी गैलेक्सी का साइज कितना होता होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो गैलेक्सी मंदाकिनी है वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, इससे भी कई सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ होंगी और इससे भी कई सारी छोटी छोटी गैलेक्सियाँ होंगी। तो इस आंकड़े से हमें ब्रह्मांड के बारे में एक समझ भी विकसित होती है कि जब एक गैलेक्सी का जो केंद्र की परिक्रमा लगाने में एक तारा इतना समय लेता है तो इस गैलेक्सी का साइज कितना होगा। और अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी नहीं पाई जाती है, ब्रह्मांड में कम से कम 100 से 200 अरब गैलेक्सी पाई जाती है। तो आप अनुमान लगाइए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इसीलिए यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्स में बहुत सारा डार्क मैटर है, बहुत सारा डार्क एनर्जी है। और यहाँ पर जो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से तात्पर्य है, उसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हम यूनिवर्स में नहीं जानते या यूनिवर्स के बारे में जिन चीज़ों से संबंधित हमें ज्ञान नहीं है, उन सबको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड वर्ष की अवधि। अगला जो सवाल है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, यानी हमारी जो गैलेक्सी है, यानी हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, स्पाइरल शेप है, सर्कुलर गैलेक्सी। और 2005 में नासा के स्पिट्जर यान टेलीस्कोप के द्वारा हमें इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि वास्तव में जो हमारी गैलेक्सी का शेप है वो कैसा है, वो है सर्पिलाकार या स्पाइरल शेप है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीकी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग। देखो, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा तो सूर्य है, नो डाउट। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा तो सूर्य है। सूर्य फिर हम पढ़ते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी है। और हाँ, ये पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी और ये लगभग 4.26 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है हमारे सौर मंडल से। और सूर्य का जो दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है, सूर्य का जो दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है, इसको कहते हैं लुब्धक।
या डॉग स्टार, लुब्धक या डॉग स्टार, या इसी को कहते हैं सिरियस, सिरियस, सिरियस। और ये करीब करीब 8 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। तो ये क्रम याद रखे रहिएगा कि पृथ्वी से सूर्य का सर्वाधिक नज़दीकी तारा सूर्य है, सूर्य का सर्वाधिक नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो कि लगभग 4 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है हमारे सौरमंडल से। और प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद में सूर्य का जो दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है वो है लुब्धक या डॉग स्टार या सिरियस, जो कि लगभग 8 लाइट ईयर की दूरी पर हमारे सौरमंडल से स्थित है। लुब्धक या डॉग स्टार की एक विशेषता और आप याद रखिएगा, इसको संस्कृत में वैसे डॉग स्टार या सिरियस और संस्कृत भाषा में इसको लुब्धक के नाम से जाना जाता है। और एक विशेषता यह कि रात्रि में सर्वाधिक जो चमकने वाला तारा है वो कौन है, लुब्धक या डॉग स्टार या सिरियस। तो रात्रि में सर्वाधिक चमकदार दिखाई देने वाला तारा, रात्रि में सर्वाधिक चमकदार दिखाई देने वाला तारा, रात्रि में सर्वाधिक चमकदार दिखाई देने वाला तारा, इसका सही जवाब है लुब्धक, इसका सही जवाब है लुब्धक। ठीक, लुब्धक और लुब्धक। तो ये हो गया, क्लियर है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी तारा सूर्य के सर्वाधिक नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, और गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो भाग है उसको कहते हैं मिल्की वे। तो इसमें हो जाएगा ए का 4 यानी ए का 4 और बी का हो जाएगा 3, चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल में शामिल है, पहला ऑप्शन है सूर्य तथा ग्रह, दूसरा ऑप्शन है आकाशगंगा निहारिकाएं, तीसरा ऑप्शन है तारे तथा ग्रह, चौथा है सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड। इसका ये सही है चौथा ऑप्शन। तो याद रखिएगा, सौर मंडल, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में एक तारा सूर्य को शामिल किया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 क्लासिकल प्लैनेट को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो ड्वार्फ प्लैनेट है उनको भी सौर मंडल में शामिल किया जाता है। यहाँ पर जैसे चंद्रमा लिखा है तो चंद्रमा यानी उपग्रह, और कौन से, नेचुरल सैटेलाइट, जो भी प्राकृतिक उपग्रह है। और उपग्रह आप जानते हैं कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भी आकाशीय पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह फिबोस और डिमोस है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं 82, इसके बाद में 79 बृहस्पति के हैं, 27 अरुण के हैं और 14 वरुण के हैं। तो जितने भी उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट है, वो सारे के सारे सौरमंडल में शामिल होते हैं। धूमकेतु, मंगल और जो है धूमकेतु जिन्हें कॉमेट बोलते हैं या पुच्छल तारा बोला जाता है, पढ़ेंगे इसको हम आगे। और उल्कापिंड या मीटियोर्स, ये सारी की सारी चीज़ें सौर मंडल में शामिल की जाती हैं। तो जब हम सौर मंडल की बात करते हैं या सौर परिवार की बात करते हैं तो सूर्य के परिवार में कौन कौन शामिल है, जैसे हमारे परिवार में जो बेटा व्यक्ति होते हैं, तो उसी प्रकार से सूर्य के परिवार में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो सूर्य के परिवार में तो सूर्य ही होंगे, जो कि इसके जनक हैं, सौरमंडल के जनक हैं और सौर परिवार के मुखिया हैं, हेड हैं ये। और इसके बाद में जितने भी ग्रह हैं वो सौर परिवार में शामिल होंगे। जितने भी उपग्रह हैं, चंद्रमा सहित सभी उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारे। इसमें एक और लिख रहा है क्षुद्र ग्रह, इसमें छूटा हुआ है क्षुद्र ग्रह, जो कि मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले चट्टानी पिंड होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे सौर मंडल में स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मांडीय पिंड नहीं है, नेबुला या निहारिका, इसको भी याद रखना। देखिए, जितने भी तारे हैं वो ब्रह्मांडीय पिंड है, जितने भी ग्रह हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट माना जाता है, उपग्रहों को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जो नेबुला या निहारिका होती हैं उन्हें ब्रह्मांडीय पिंड नहीं माना जाता है। अब ये नेबुला या निहारिका क्या है,
तो नेबुला या निहारिका जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि तारे, तारे, ठीक है, आपसे पूछा जाए तारा क्या है तो आप ये बताएंगे तारे वास्तव में वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो प्रकाश तथा ऊष्मा का स्वयं उत्सर्जन करते हैं, उन्हें तारे कहते हैं। और तारों के अंदर की जो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, और इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के तहत तारों के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर पूछा जाए कि तारों का निर्माण किससे होता है, तो चूंकि तारों में लगभग 71% हाइड्रोजन होता है और 28% हीलियम होता है, तो बेसिकली जो तारों का निर्माण होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही होता है, और हाइड्रोजन और हीलियम के इन बादलों को ही नेबुला के नाम से जाना जाता है। तो आप नेबुला को कैसे समझेंगे कि नेबुला कुछ नहीं, वास्तव में हाइड्रोजन और हीलियम के ये बादल होते हैं, और जब ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो गोलाकार रूप ले लेते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियर बर्निंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार से जब ये न्यूक्लियर बर्निंग की जो क्रिया है वो कई वर्षों तक चलती है, तो फिर बाद में जो तारा है वो बन जाता है और वो प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन कर सकता है। तो नेबुला या निहारिका जिसे बोला जाता है, वास्तव में ये तारों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेबुला या निहारिका वास्तव में तारों के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे तारों का निर्माण होता है। और आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं, और ये नेबुला प्रारंभ में अनियमित आकार के होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर ये गोले का रूप ले लेते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियर बर्निंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो फिर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है और बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है। इसी प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो निहारिका को बेसिकली ब्रह्मांडीय पिंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। लिखा है रात्रि के समय में आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, इसको मैं डिस्कस कर दिया है। इसका सही जवाब है सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक। सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक, सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक। नेक्स्ट है गैलेक्सी क्या है, तो जाहिर सी बात है गैलेक्सी क्या है, तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। अगला सवाल है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड। और अगर पूछा जाए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती है, क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती है और एक गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं और ना ही अंत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट सवाल सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। ये सब तारामंडलों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ओरियन तारामंडल है, हरकुलिस तारामंडल है, सिग्नस तारामंडल है और हाइड्रा भी तारामंडल है। तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। नेक्स्ट सवाल है कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये देखिए डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, तो ये जितने भी शब्द हैं इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गोल्डीलॉक्स जोन, इसको हम पढ़ेंगे गोल्डीलॉक्स जोन जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो इसका सही जवाब है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ठीक है, अब जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने आपको बताया भी कि ब्रह्मांड में जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है
उन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने ये सीखा था कि हमारा जो सूर्य है वो गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, ठीक है। और वैसे जो फिजिक्स वगैरह है, जो भौतिकी के सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि अगर तारा गैलेक्टिक सेंटर के पास में होगा तो उसको गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करने में कम समय लेना चाहिए। और जैसे जैसे तारों की दूरी गैलेक्टिक सेंटर से बढ़ती जाएगी तो इन तारों को गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा लेने में जो लगने वाला समय है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन देखिए कितनी मज़े की बात है कि यहाँ पर ये चीज़ घटित नहीं होती है, गैलेक्सी में ये चीज़ घटित नहीं होती है। गैलेक्सी के पास वाले तारे को भी गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही समय लगेगा जितना समय गैलेक्सी के दूर वाले तारे को लगता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता गैलेक्सी में कि तारा गैलेक्सी के सेंटर के पास में है या गैलेक्टिक सेंटर से दूर है। इस तारे को भी गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करने में उतना समय लगेगा और गैलेक्टिक सेंटर से दूर वाले तारे को भी गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करने में उतना ही समय लगेगा। और जब इसका कारण विद्वानों से पूछा गया तो दिस इज डॉट, ठीक है, यही हमारा क्या है, ठीक है, दिस इज डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, यही डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ठीक है। कि कोई छुपा हुआ बल काम कर रहा है इसके पीछे और इसी को हम लोग डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी में जैसे गोल्डीलॉक्स जोन है तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं कि किसी तारे का वह संभावित क्षेत्र जहां पर ना तो तापमान बहुत ज़्यादा है ना तापमान बहुत कम है और जल द्रव रूप में पाया जाता है, इसी क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? किसी तारे का वह क्षेत्र जहां पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना टेम्परेचर बहुत कम है और जल द्रव रूप में पाया जाता है, उसी को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा ग्रह स्थित है, तो आप जवाब देंगे पृथ्वी, ठीक है। और यही जीवन का एक प्रकार से जब हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, तो पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। अर्थात पृथ्वी सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और ना बहुत ज़्यादा पास है, क्योंकि सूर्य के जो नज़दीकी ग्रह हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सन है, सूर्य के जो नज़दीकी ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। अगर आप बुध में दिन में चले जाओ तो आपको 390 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा और अगर आप रात में चले जाओ तो आपको -170 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। अब भला 390 डिग्री सेल्सियस में कौन सर्वाइव कर पाएगा? इंसान तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। और रात में टेम्परेचर यहाँ पर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर आप शुक्र में चले जाओ तो शुक्र में तो टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आप जानते भी है कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे तापमान वाला ग्रह है, सौर मंडल का जो सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है वो शुक्र है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ भी रहा है, यह सभी आप जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस समय पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो है COP27 सम्मेलन में इस प्रकार के मुद्दों को उठाया भी गया है कि किस प्रकार से हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी है। फिर भी हमारे यहाँ जो पृथ्वी का औसत तापमान है, सतह का जो औसत तापमान है, हम सतह की बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के कोर में टेम्परेचर तो 4500, 5000, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पृथ्वी के सतह में जो तापमान है, पृथ्वी के जो सतह में तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। इसके बाद आप मंगल में जाएंगे
मंगल में जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और वरुण तक पहुंचते पहुंचते आपको टेम्परेचर -220, 225, -230 डिग्री सेल्सियस मिलने लगेगा। तो जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है, और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर तापमान भी लगभग जो है बेटा ठीक ठाक है। और साथ ही साथ जो द्रव है, सॉरी जो पानी है हमारे यहाँ, क्योंकि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो पानी है वो पानी भी हमारा लिक्विड में पाया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि मंगल पर या चंद्रमा पर भी पानी के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन वो जो पानी के साक्ष्य मंगल और चंद्रमा पर मिले हुए हैं, यूरोपा पर, बृहस्पति का एक सैटेलाइट है यूरोपा, वहाँ पर जो पानी के साक्ष्य मिले हुए हैं वो पानी के साक्ष्य ठोस रूप में है, द्रव अवस्था में यहाँ पर पानी के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है गोल्डीलॉक्स जोन। नेक्स्ट सवाल है आखिरी, तारों की निस्सृत गैस और धूल राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तारों की निस्सृत गैस और धूल राशि के पिंड को नेबुला कहा जाता है, और इसी नेबुला से ही तारों का निर्माण होता है। इसी नेबुला से ही तारों का निर्माण होता है। तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था, और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, खूब मन लगा करके पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।